हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। तो हमारे चारों तरफ जो भी मटेरियल आपको दिखता है ना, वो केमिकली या तो बेस है या सॉल्ट है या एसिड है। ठीक है, तो हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी मटेरियल बेस है कि एसिड है कि सॉल्ट है? हम तीनों में से कैसे कैटेगराइज करेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज हम एसिड की, बेस की, सॉल्ट की होती है, ये जानेंगे इस लेक्चर में। तो हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कोई भी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये एसिड में आता है कि बेस में आता है कि सॉल्ट में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि कोई भी मटेरियल केमिकली एसिड होगा कि बेसिक होगा या सॉल्टी होगा। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उनको टेस्ट करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे। आपको मैंने कोई भी एक मटेरियल दे दिया, आपसे बोला कि पता करो कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, तो आप उसको टेस्ट करके उसके टेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ये एसिडिक है, बेस है या सॉल्ट है। तो उन टेस्ट के बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर होते हैं जो बता कर देते हैं कि ये एसिड है कि बेस है, उसमें जो सबसे फेमस इंडिकेटर सबने सुना होगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये जो आप देख पा रहे हो ये एक लिटमस पेपर है। दो तरीके का होता है लिटमस पेपर, एक ब्लू मतलब नीले रंग का और एक रेड बोले तो लाल रंग का। ठीक है, अब बनता कैसे है, तो जो पेपर होता है ना हमारा नॉर्मल पेपर, उसके ऊपर एक लाई चेन है ना, ये लाई चेन ऐसा आप देख पा रहे हो, ये जो देख रहे हो आप लाई चेन, इसको लाई चेन बोलते हैं। ये एक तरीके से एल्गे होता है, इसके जूस को या इसके कलर को पेपर पे लगा दिया जाता है और दो तरीके के कलर में मिलता है ये लाई चेन, एक ब्लू में मिलता है, एक रेड में मिलता है। जो रेड कलर का लाइचेन होता है वो रेड लिटमस पेपर दे देता है, जो ब्लू कलर का लाइचेन होता है वो ब्लू लिटमस पेपर दे देता है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखो आपको क्या करना है कि आपको मैंने कोई एक कंटेनर दिया, इस कंटेनर में मैंने कोई भी एक आपको मटेरियल दे दिया और मैंने पूछा कि बताओ ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है कि आपका एसिडिक है। कुछ नहीं करना, आपको एक पेपर लेना है रेड लिटमस पेपर और एक लेना है ब्लू लिटमस पेपर, दोनों को डुबो के देखना है। अगर आपका जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, या ध्यान से सुनना, रेड वाला अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए ना, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ हो सकती है। रेड, इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो जो आपको मैंने सॉल्यूशन दिया, जो आपको मटेरियल दिया, वो क्या होगा, वो आपका बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा, बेस। तो देखो बी से बेस, बी से ब्लू, ऐसे याद रखो। चलो ऐसे भी याद नहीं रखना तो दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपका जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या, जो भी मैंने आपको दिया है वो एसिडिक है। अब आपको एसिडिक कैसे याद रहेगा, ये ट्रिक से देखो। रेड कलर किसका होता है, ब्लड का, और एसिड अगर आपके स्किन पे पड़ेगा या आपकी बॉडी पे पड़ेगा तो क्या निकलेगा, ब्लड। अब ब्लड का कलर क्या है, रेड। तो एसिड हमेशा हर चीज को लाल कर देता है, जला देता है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको भी वो लाल कर देगा। तो इस तरीके से याद करो। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। तो ये लाइचेन होता है, इससे बनता है ये। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर होता है। बेसिकली होता क्या है इसमें कि एक ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है, एक तरीके से एक लिक्विड आपको दे दिया जाता है। जैसे जैसे आप इसके अंदर मटेरियल को या सॉल्यूशन को जो मैंने दिया था उसको आप डालोगे तो इसका कलर धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज होता है। अगर इस मिथाइल ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है आपके लैब के अंदर, अगर इस ऑरेंज कलर का कलर अगर रेड होना शुरू कर दे, रेड होना शुरू कर दे, तो जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था वो आपका एसिड है। अगर ये मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा, येलो होना स्टार्ट हो जाए, तो जो मैंने आपको दिया था वो बेस है। अगर कलर ही चेंज ना हो तो क्या होगा, तो वो आपका सॉल्ट है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर हो गए, दो तरीके से पता लगा सकते हैं। चलो दो नहीं, मुझे तो तीसरा तरीका भी बताओ। तो नेक्स्ट आता है फिनॉल पैथिलीन कलरलेस लिक्विड। ये तीसरा तरीका होता है पता करने का, टेस्ट करने का कि ये बेस है कि एसिड है। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है जो आपको लैब में मिल जाता है, जिसको हम फिनॉल पैथिलीन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब में एक आपको बिना बताए एक मटेरियल दिया, एक सॉल्यूशन दिया, पता करो भाई ये बेस है कि एसिड है। तो क्या करोगे, जो ये कलरलेस लिक्विड है ना, इस कलरलेस लिक्विड में उस सॉल्यूशन को डाल दो। डाल दिया आपने, डालने के बाद में धीरे 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 इस फिनॉल पैथिलीन के फ्लास्क को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ।
अगर ये चेंज कर रहा है अपना कलर तो ये बेस होगा। कैसे कलर में चेंज होगा? पहले हल्का सा पिंक होगा, फिर थोड़ा डार्क पिंक होगा, फिर बिल्कुल डार्क पिंक, फिर थोड़ा रेडिश कलर स्टार्ट हो जाएगा, चेरी कलर। तो अगर एसिड है तो इट विल नॉट चेंज द कलर, एसिड है तो इट विल नॉट चेंज द कलर, एसिड है तो एज इट इज रहेगा। अगर बेस है तो इट विल चेंज कलर स्लोली स्लोली पिंक टू रेड। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो 3 इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए। पहला क्या बताया? पहला मैंने आपको बताया लिटमस पेपर 2 तरीके के होता है, ब्लू और रेड कलर का। रेड में कन्वर्ट एसिड है, सिंपल, और इसका वाइस वर्सा आपका ब्लू है। दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा बताया मैंने आपको ये फिनॉल पैथिलीन। तीसरा बताया, और उससे पहले क्या बताया था? मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज कलर रेड में कलर कन्वर्ट हो रहा था तो एसिड था, और येलो में कन्वर्ट हो रहा था क्या? मिथाइल ऑरेंज, तो वहां पे बेस था। लेकिन फिनॉल पैथिलीन इज अ कलरलेस लिक्विड। ये तीनों आपको लैब में मिल जाएंगे, आपकी स्कूल की लैब में, और जैसे ये आपका रेड कलर में कन्वर्ट होता है, दिस इज बेस। अब आगे चलते हैं सफर पे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये जो पिछले इंडिकेटर्स थे ये तो थोड़े केमिकली थे, केमिकली आप उसको एक्सपेरिमेंट करके छोटा मोटा आप पता कर लोगे। लेकिन ये जो इंडिकेटर अभी आने वाले हैं ये ऑल फैक्ट्री है। देखो, ऑल फैक्ट्री शब्द का मतलब होता है, जिसको नहीं पता, ऑल फैक्ट्री शब्द का मतलब होता है स्मेल। सूंघ के आप पता कर लो कि ये क्या है। स्मेल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं इनको। तो पहला होता है अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अनियन एक्सट्रैक्ट ये क्या है भाई? जो आपका प्याज होता है उसका रस। अगर प्याज के रस में आपने क्या किया? ये प्याज का रस लिया, इसमें अगर आपने जो मैंने मटेरियल दिया वो डाला, अगर वो एसिड हुआ तो जो प्याज का रस है उसकी स्मेल कंटिन्यू आती रहेगी, स्मेल कंटिन्यू आती रहेगी। एसिड कांट किल द प्याज के रस की स्मेल, प्याज की रस की स्मेल को मार नहीं सकता एसिड। लेकिन अगर बेस है तो स्मेल विल बी किल्ड। तो क्या होगा? यहाँ पे जो बेस डालोगे आप अनियन एक्सट्रैक्ट में, मतलब प्याज के जूस में, सीधी बात है यार, एक गिलास में प्याज का जूस लिया आपने, उसमें एसिड डाला, स्मेल कंटिन्यू है, तो इसका मतलब है एसिड था, और आपने वो मटेरियल डाला और स्मेल आना कम हो गई या बंद हो गई, तो जो आपने मटेरियल डाला दैट मटेरियल वाज अ बेस। सिंपल, वेरी सिंपल थिंग। दूसरा जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है वो होता है वनीला। वनीला जो आपने देखा होगा, वनीला की आइसक्रीम आती है। वनीला बेसिकली प्लांट बेस्ड मटेरियल है, इसकी एक स्मेल होती है, पर्टिकुलर स्मेल। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है वनीला। ये आप देख रहे हो लकड़ी, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तब जाके इसका ऐसा कुछ डेंस जूस निकलता है। तो आपने वनीला लिया थोड़ा सा, और उसके अंदर भी सेम चीज़, एसिड डालोगे तो देर स्मेल विल बी कंटिन्यू, स्मेल आती रहेगी। लेकिन आपने बेस डाला तो स्मेल इज गोइंग टू बी किल्ड, स्मेल बिल्कुल मर जाएगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एसिड की। अब हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ये मैंने अभी बताया इंडिकेटर्स, कि आपको मैंने कोई भी अनजाने में कोई भी एक मटेरियल दे दिया और मैंने पूछ लिया कि भैया बताओ कि एसिड है कि बेस है, क्या है। तो आपने पहले तो केमिकल इंडिकेटर्स यूज़ किए, जिसमें सबसे पहला केमिकल इंडिकेटर क्या था? लिटमस पेपर था, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज था, उसके बाद फिनोल पैथिलीन था, उसके बाद में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें प्याज का रस था, वनीला एक्सट्रैक्ट था। प्याज के रस में एसिड डालोगे स्मेल नहीं मरेगी, अगर आप वनीला में डालोगे तो स्मेल नहीं मरेगी, इसका वाइस वर्सा स्मेल मर जाएगी। बेस में डालोगे तो स्मेल मर जाएगी। अब हम एसिड बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। ये तो आपने टेस्ट करके पता कर लिया कि हाँ भाई एसिड है, ठीक है। अब एसिड की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? तो एसिड की सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, जो केमिकल खट्टे होते हैं ना, सौर होते हैं टेस्ट में। अब आप हर एक केमिकल को टेस्ट तो नहीं कर सकते जीभ से, इसलिए हम इंडिकेटर से पता कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली ये खट्टे जो चीज़ होती है, जैसे नींबू में एसिड होता है, जो भी खट्टी चीज़ होती है ना उसमें एसिड मिलता है। ये भी एक टेस्टिंग करने का तरीका है कि आप टेस्ट करके आप पता कर सकते हो कि ये एसिड है कि बेस है। लेकिन हर चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते ना, पता चला आपने टेस्ट किया और आपकी जीभ जल गई, इसलिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे थे। और क्या क्या 2 तरीके के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड या उनको मिनरल एसिड भी बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ऐसा एसिड जो आपके हाथ पैर को जला सकता है, आपके ऊपर गिर गया तो आपको हार्म पहुंचा सकता है। और एक वीक एसिड होता है जो कि नेचुरल एसिड्स भी बोलते हैं, जैसे फॉर्मिक, सिट्रिक, टार्टरिक, जो आपकी फलों सब्जियों में, चींटियों में, इनमें सब में होता है। अब आप मुझे बताओ पॉज करके कि जो चींटी होती है ना उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? पॉज करो राइट नाउ, प्लीज़ पॉज करो और अभी बताओ। आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने सामने लिखा हुआ है, फॉर्मिक, सिट्रिक, टार्टरिक। इन तीनों में से
जो आपका चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, स्टिंग ऑफ द आंट में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक होता है, सिट्रिक होता है, टार्टरिक होता है। और ये भी बताना अगर आपको याद आ रहा है कि टार्टरिक किसके अंदर होता है और सिट्रिक किसके अंदर होता है। मैंने अभी बातों बातों में बताया है कि सिट्रिक किसके अंदर होता है। तो ये वीक एसिड्स की गिनती में आते हैं, इनसे आपको कुछ हार्म नहीं होगा। इनको नेचर में आप देखोगे ऊपर फूल पत्तियों में, लेकिन जो मिनरल एसिड होते हैं जो खोद के निकाले जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं, जो सिंथेसाइज किए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि आपके पास में जो लैब के अंदर जो एसिड होता है ना वो पूरा एक छोटे से डब्बे में रखा होता है, छोटी सी बोतल में रखा होता है। लेकिन जब आप यूज़ करते हो, आगे जाके यूज़ करोगे, तो आप सीधा उस डब्बे में से या उस फ्लास्क में से निकाल के पूरा का पूरा एसिड यूज़ नहीं करोगे, पहले उसको आप डाइल्यूट करोगे। जैसे शरबत बनाते हैं तो आपके घर पे कोई आता है तो उसको शरबत सीधा रूह अफ़ज़ा की बोतल से ग्लास में थोड़ी डाल देते हैं, पहले उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है उसमें पानी डालना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जो डाइल्यूटिंग होता है एसिड का या बेस का या किसी भी चीज़ का, वो किस तरीके से करनी चाहिए। क्या हमको एसिड को पानी में डालना चाहिए, पानी को एसिड में डालना चाहिए। अब हम शरबत को पानी में डालते हैं, पानी में शरबत डालते हैं, तो पानी में शरबत डालते हैं ना, तो सेम यही चीज़ करनी है एसिड के साथ भी या बेस के साथ भी। किसी चीज़ को डाइल्यूट जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास में ये एक पानी का कंटेनर है, इसके अंदर बूंद बूंद करके यहाँ पे आपको डालना है जो भी कंसंट्रेशन को आप डाइल्यूट करना चाहते हो। कंसंट्रेटेड मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत हैवी हैं, उसको पानी में मिलाने को ही, प्रक्रिया को ही डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो आप कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम में आ जाती हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सीधा आ जाता है, राइट द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड सॉल्ट टेस्ट में होते हैं, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगेन आ गया ना, मैंने बता रहा था, ये बार बार पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये आपका ये बार बार आएगा। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। लिटमस पेपर को याद रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। छोड़ो फ्री इलेक्ट्रॉन को, बस याद रखो पानी में बिजली बहती है तो नींबू पानी में बिजली बहेगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अगर मेटल को मैं एसिड के साथ में रिएक्ट करवाता हूं तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन बनता है। कोई भी मेटल हो XYZ, यहाँ पे आप कोई भी ले लो, Na ले लो, चलो Na प्लस में कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बनेगा। देखो जो N है वो Na होता है, वो सोडियम होता है, Cl जो होता है वो क्लोरीन होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और NaCl जो कि नमक होता है, प्लस में ये हाइड्रोजन जो बच गया वो हवा में उड़ जाएगा। तो देखो NaCl सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन बन गया। तो दिस इज हाउ इट रिएक्ट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। एसिड अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ये याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इतना सा आ जाता है, इतना आ जाएगा कि आगे क्या बनेगा, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के यूज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड को अगर मैं मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवा देता हूँ तो आपका रिजल्टेड वैल्यू क्या बनेगी, ऐसे गैप आ जाएगा, इसमें लिखा आएगा A प्लस में B ऐसे, फिर C। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि A की जगह क्या आएगा, B की जगह, C की जगह क्या आएगा। तो याद रखना क्या आएगा, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ये 3 चीज़ें बनती हैं। ठीक है, 3 प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराऊंगा। वेरी सिंपल, आपको मैं करा के बता देता हूँ। एसिड कोई भी ले लो, HCl ले लो, और यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहाँ पे बेस ले लिया। आपको बताऊंगा बेस की प्रॉपर्टीज, लेकिन अब याद रखो इतना। तो यहाँ पे जो रिजल्टेड वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे बनेगा, देखो NaCl के साथ चला जाएगा और यहाँ पे H और OH क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पे NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, आप बोलोगे केमिकल रिएक्शन हो कैसे गया, तो मेरी जाके ना वीडियो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप केमिकल रिएक्शन की वो जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख लो, पहला जो चैप्टर है वो देख लो, तो आपको केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, प्लीज़ देख लेना उसको। अब मेटल ऑक्साइड से करवाओगे तो क्या बनेगा, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो मेटल ऑक्साइड से आपको ना रटना नहीं है, आपको ना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आएगा तो आप किसी की भी रिएक्शन करा के उसका प्रोडक्ट निकाल दोगे। अगर नहीं आएगा तो किसी की भी रिएक्शन करा के आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। तो याद रखना सॉल्ट प्लस में वाटर
बनता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन अगर आप HCl की करा दो तो सॉल्ट बनेगा और वाटर H2O बनेगा। एसिड्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर मतलब नींबू पानी के अंदर आप लोहे की कील रख दोगे तो लोहे की कील के ऊपर जंग लग जाएगी, तो इसको ही बोलते हैं कोरोजन लगना। तो इस तरीके से कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो फर्स्ट चैप्टर आप देख लोगे तो आपको ये 5-6 चीज़ें तो याद रखनी नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिखोगे और रिजल्ट निकाल दोगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करना है। पॉज करनी है वीडियो की, सारे के सारे जितने भी एसिड है ना उसमें कॉमन चीज़ क्या है, जितने भी एसिड है HCl, HNO3 जितने भी है आप देख पा रहे हो, COOH, CH3, COOH, जितने भी आप चारों तरफ देख पा रहे हो, उन सारे एसिड्स में कॉमन चीज़ क्या होती है, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, वो चीज़ आपको बतानी है। पॉज द वीडियो, आपको जो भी लगता है कि यार ये चीज़ कॉमन लग रही है मेरे को बार बार एसिड में, एक तो आपने सोचा होगा कि ये सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, नहीं, इसके अलावा केमिकली एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, दे रिलीज हाइड्रोजन। देखो आप किसी भी एसिड को देख लो, उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन जरूर मिलेगा, HCl, HNO3, तो हर एक एसिड में हाइड्रोजन जरूर होता है। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस होती है ना वो कॉमन होती है। जितने भी आपके एसिड्स आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं उनमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस इज अ कॉमन फैक्टर। क्लियर, ये बड़ी कॉमन सी बात है और ये आपको याद भी रखनी है, बहुत ईजी सी चीज़ है। तो याद रखना है कि जो कॉमन चीज़ है एसिड में वो है हाइड्रोजन, ठीक है, H2SO4 है ना, जितने भी आप देख पा रहे। अब हम बात करेंगे बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेस भी यहाँ पे कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो आपका सिंथेटिकली बने होंगे या फिर मिनरल वाले होंगे, और जो वीक होंगे वो एकदम नेचुरली मिले होंगे, जो ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते। दोज केमिकल्स विच हैव बिटर इन टेस्ट, जितने भी बेस होते हैं, बी से बिटर और बी से बेस, ऐसे याद रखो, ठीक है। जितने भी बिटर होते हैं ना टेस्ट में, वो चीज़ें ज़्यादातर बेस होती हैं। तो बेस मैंने आपको बताया कैसे पता करेंगे बेस, जो कि लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर दे, और बी का ब्लू, बी फॉर बेस, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे अगर मैंने ब्लू डाल दिया लिटमस पेपर तो देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, और अगर आपने एसिड में रेड डाल दिया तो देयर विल बी नो चेंज। क्लियर। अब देखते हैं एल्कलाइज क्या होते हैं। एक एल्कलाइज टर्म होती है ना, एल्कलाइज टर्म आप सुनोगे बार बार आप सुनोगे, नेक्स्ट क्लासेस में भी सुनोगे, अभी भी सुन लोगे। एल्कलाइज शब्द का मतलब होता है ऐसे बेस जो वाटर में मिल सके, उनको हम एल्कलाइज, एल्कलीज भी साउंड करते हैं ये कभी कभी, तो एल्कलाइज बोलते हैं उनको। जैसे कौन कौन से ऐसे बेस होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, तो NaOH, यहाँ पे स्मॉल a आना चाहिए, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, दीज आर द एल्कलीज। एल्कलीज बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल, वाटर पानी में मिल सके। अच्छा सारे बेस पानी में नहीं मिल सकते कि, नो, सारे बेस पानी में नहीं मिल सकते। अच्छा जो फिर एसिड जो पानी में मिल सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते। पॉज करो और पता करो कि क्या बोलते हैं, लेकिन अभी मत जाओ, चैप्टर के बाद में पता करना उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना बेस जो पानी में मिल जाते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनको सिर्फ बेस बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा दोनों को बेस बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब जैसे एसिड में हाइड्रोजन कॉमन था तो आपको यहाँ पे बेस में OH, ठीक है, OH कॉमन देखने को मिलेगा। हर एक बेस के चारों पीछे OH लिखा होगा, OH हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, तो OH आपको बेस में देखने को मिलता है। तो OH इज द कॉमन थिंग इन अ बेस, जैसे हाइड्रोजन इन एसिड्स, ठीक है। अब और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई, बिटर टेस्ट में होते हैं, सॉपी टू टच करने पे साबुन जैसे लगते हैं, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं मेटल और बेस की रिएक्शन करवाता हूं तो हाइड्रोजन और सॉल्ट बनता है। मैंने बताया जितने भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लगेंगे कि ये सेकंड चैप्टर एसिड बेस से आए, ये केमिकल रिएक्शन से आए हैं, इक्वेशन से आए हैं, ऐसे लगने चाहिए, क्योंकि आपको उस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ लो कि आप केमिकल रिएक्शन वहीं करवा पाओ। आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देखना, किसी की मत देखना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। एसिड बेस को मिलाओगे तो वही रिएक्शन, आप बताओ एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, अभी जस्ट बताया मैंने 2-3 मिनट पहले कि एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। पॉज द वीडियो, बताते जाओ नीचे बस। इससे क्या होता है ना कि जैसे आप लिखते हो तो आपको रिवीजन होता है, आपको एग्जाम में बैठे बैठे याद आएगा कि यार मैंने ना कमेंट टाइप किया था,
और टाइप क्या किया था, और जो चीज़ हम लिखते हैं वो याद रहती है, तो टाइप करी हुई चीज़ तो कितनी लॉन्ग लास्टिंग याद होगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो। उससे क्या होता है कि दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं। तो प्लीज़ लिखा करो जैसे ही मैं बोलता हूँ पॉज करके, क्योंकि एग्जाम जब क्लास में कोई भी टीचर पूछता है खड़ा करके हम आंसर देते हैं, तो वो जो चीज़ आंसर दी है ना वो हमेशा याद रहती है, क्योंकि उसने हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया था। क्लियर। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, कि कोई आपका मैंने बताया यहाँ पे कि कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है। मैंने बोल रहा था ना एसिड है वो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग भी है और वो भी वीक भी है। कोई पैमाना तो होगा, कोई वहाँ पे मेजरमेंट तो होगी कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करी जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच शब्द का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है, ये एक स्केल प्रोवाइड करता है, ये नंबरिंग प्रोवाइड करता है कि जो सबसे स्ट्रांग होगा उसका ये नंबर। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे, देखो ध्यान से देखना। 7 पे खड़े हो जाओ, ये आपका 0 पॉइंट है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पे जो 7 होता है ना वो सॉल्ट के लिए होता है। जो भी सॉल्ट होता है ना उसकी वैल्यू 7 pH होती है। अब 7 से अगर छोटी वैल्यू की तरफ जाओगे तो ये एसिडिक वैल्यू होती है, और 7 से बड़ी वैल्यू अगर आपकी आ रही है पीएच की तो ये आपका बेस होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से कि जो 7 होता है उससे ज़्यादा बड़ा तो मतलब उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर, जितना छोटा उतना एसिडिक इन नेचर। तो एसिड कितना, तो जितनी छोटी वैल्यू होगी पीएच की उतना ज़्यादा एसिडिक। जितनी ज़्यादा 7 से बड़ी वैल्यू होगी, जैसे किसी की वैल्यू 14 है तो उसका मतलब है ये बहुत स्ट्रांगली बेसिक है, और किसी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रांगली एसिड है। तो 7 से छोटा तो एसिड, 7 से बड़ा तो बेस। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या 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 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको कि आप ये पीएच स्केल यूज़ कर सकते हो कि किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस को पता करने के लिए कि कितना वीक है। अगर एसिड है तो कितना बेस स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग तो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है, जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है। HCl हाइड्रो, देखो द सॉल्ट ऑफ HCl, जितने भी HCl एसिड से बनने वाले सॉल्ट होंगे उनको हम क्लोराइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। तो HCl से बनने वाले जितने भी सॉल्ट होंगे उनको हम क्लोराइड सॉल्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे H2SO4 से बनने वाले जितने भी सॉल्ट होंगे उनको सल्फेट सॉल्ट्स बोलेंगे। ठीक है, सल्फाइट या सल्फेट। HNO3 से बनने वाले को हम नाइट्रेट बोलेंगे, नाइट्रेट जितने भी सॉल्ट होंगे। पीएच जो होगी वो 7 होगी सॉल्ट की, मैंने पहले भी बता दिया 7 होगी। तो ऐसा क्यों है कि इनका नाम चेंज किया है आपने, देखो यहाँ पे SO4 आ रहा है उसको सल्फेट बोलते हैं, तो जितने भी सॉल्ट होंगे उनके पीछे, नाम के पीछे सफिक्स सल्फेट लगेगा, NO3 नाइट्रेट लगेगा, क्लोरीन तो क्लोराइड लगेंगे। तो याद रखना है कि किसी भी सॉल्ट का नाम है, जैसे सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, नमक है, तो यहाँ पे मतलब है Na और Cl, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, और क्लोरीन लगा होने का मतलब है कि ये क्लोराइड HCl से बना हुआ था। तो NaOH HCl NaCl H2O, ये मैंने आपको समझा दिया। अब केमिकल फॉर्मूला बाय अ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को देखने वाले। NaO जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कैसे किस तरीके से बनता है। ठीक है, केमिकल्स जो फॉर्म्स होते हैं वो कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से हम कॉमन सॉल्ट से केमिकल्स फॉर्म कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्यों पढ़ा रहे हो यार, क्योंकि ये सिलेबस में है। अच्छा यही है क्या, हाँ जी बस यही है आपके सिलेबस में, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। कि जो आपका नमक होता है ना घर में, NaCl, इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ, कौन कौन सी केमिकल्स बना सकता हूँ, उन केमिकल्स को समझाओ यार कि कौन कौन से केमिकल्स हम नमक से बना सकते हैं। दोज केमिकल्स आर लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहला है NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, जो कि एक बेस है, उसको भी हम किससे बना सकते हैं, हम NaCl से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं, उसका केमिकल फॉर्मेशन देखते हैं। NaCl को H2O में डालो तो क्या बनेगा, यहाँ पे पानी में डालो तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन समझेंगे। NaCl को H2O में डालो तो इसका हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो NaCl और H2O, यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा, HCl बनेगा एक, तो
साथ में यहाँ पे बचेगा क्या, सोडियम बचा तो Na, और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा तो OH। ठीक है, तो ये हमने बना लिया नमक से पहली चीज, पहला सॉल्ट बना लिया हमने क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है, आप NaCl को H2O में डाल दो तो जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो NaOH का बनेगा, दैट्स इट। अब वो बोलोगे मैं तो घर में पानी में नमक डालता हूँ, बनता ही नहीं है, ऐसे नहीं बनता है वो। ठीक है, उसके लिए एक डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा कैसे बनता है। सबसे पहले आप ये सोचो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, याद रखना ये NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनाना है हमको किससे, वो भी NaCl से बनाना है, याद रखना NaCl से हमें ये बनाना है। तो यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे NaCl लेंगे, NaCl लिया, प्लस में यहाँ पे अमोनिया लेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, प्लस में यहाँ पे H2O पानी डालेंगे, प्लस में CO2 डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ये सबको मिला के, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, NaCl, क्योंकि इससे हम बना रहे हैं बेकिंग सोडा। उसके साथ में ये लेंगे, ये याद रखना है आपको, उसके जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी NaHCO3 प्लस में NH4Cl प्लस में NH4Cl। इस NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बेकिंग सोडा NaHCO3 जो होता है वो बनता है किससे, नमक, अमोनिया, पानी और CO2 से। क्लियर, विद अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आपका सेकंड सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखा हुआ, CaOCl2, बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये, CaOCl2। अब इसका फॉर्मेशन करना है हमें, वो भी किसकी हेल्प से, NaCl की हेल्प से। लेट्स डू इट। अब यहाँ पे देखो CaOCl2 है, तो यहाँ पे Na का तो कोई काम नहीं है ना, Na का कोई काम ही नहीं है। जब Na का काम नहीं है तो हम NaCl क्यों लेंगे, हम दूसरा सॉल्ट लेंगे और ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। एग्जाम में सीधा आता है कि ये बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ या ब्लीचिंग पाउडर बनाने का फॉर्मेशन का तरीका बताओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आता नहीं है, आएगा ही आएगा, इसको मतलब आप दिमाग में छाप लेना। तो कैसे बनता है ये, यहाँ पे Na नहीं है, यहाँ पे कैल्शियम है, तो यहाँ पे हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना ये डिफरेंट है, NaCl का पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर एक सॉल्ट है जो कि कपड़ों को रंगने के काम में आता है, कपड़ों में पेंट करने के काम में आता है, इसको बनाने का तरीका बताओ। आता ही आता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाने का तरीका होता है कि हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में क्लोरीन डालते हैं इसमें, है ना, इसका क्लोरीनेशन करते हैं, और फिर क्लोरीन डालने पे CaOH का होल ट्वाइस टूट के CaOCl2 बनता है, प्लस में पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो ये जो है ना CaOCl2, यही ब्लीचिंग पाउडर है। तो किससे बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीनेशन से। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो CaOH का होल ट्वाइस विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन डालेंगे तो CaOCl2 प्लस में पानी निकलेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब हम बात करने वाले हैं अगले सॉल्ट की, जिसका भी क्वेश्चन सीधा आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं POP, जो POP कराते हैं ना घरों में, वो कैसे बनती है। तो बेसिकली ये ना गर्म करने पे बनती है। किस चीज़ को गर्म करने पे बनती है, ये हमारे जिप्सम को गर्म करने पे बनती है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, जैसे CaSO4.2H2O, ये क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे 2 पानी के क्रिस्टल वाटर है, मतलब पानी कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ हीट देते हैं। तो जब ये गर्म होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम जिप्सम। याद रखना जिप्सम, दिस इज जिप्सम। जब पानी ज्यादा होता है तो जिप्सम, जब पानी उड़ जाता है कितना बचता है पानी, हाफ H2O, CaSO4.half H2O। तो क्या बस, ये क्या बना, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में इससे। क्लियर? तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, पीछे ले जाके बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से, है ना। आप 2x पे लगा के देखा करो, एसिड बेस सॉल्ट है, फटाफट फटाफट यहाँ पे खत्म हो, यहाँ खत्म हो। पहले हम पता करेंगे कैसे एसिड हो सकता है, कैसे बेस हो सकता है। तो यहाँ पे लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, पीला है तो बेस, लाल है तो एसिड, फिनोल पैथिलीन कलरलेस है तो एसिड, अगर वो कलर चेंज कर रहा है तो बेस। ठीक है। ऑल फैक्ट्री मतलब सूंघ के पता करना है। अनियन एक्सट्रैक्ट, अगर एसिड है तो स्मेल को मार नहीं सकता, लेकिन बेस है तो स्मेल को मार देगा। अनियन में भी और वनीला में भी सेम चीज करेगा। ठीक है। उसके बाद एसिड दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है और वीक कैसे होता है पता चल गया। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दो फॉर्म में मिल सकता है आपको एसिड। अगर कंसंट्रेटेड में डाइल्यूशन कैसे किया जाएगा, आप बूंद बूंद करके शरबत की तरह पानी में मिला दो और उसके बाद में मेटल्स मिलाओगे तो ये बनेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है और फर्स्ट चैप्टर आपको जरूर देखना है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है इसके साथ में करो। और एक चीज और याद रखना, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उस टॉपिक को भी आप नीचे लिख सकते हो। धन्यवाद।